अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो रहा है, स्पेस वॉरफेयर हो रहा है। चाइना ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया है जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर। राइट, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो है। राइट, ये बेसिकली चीन को अश्योरेंस है अब अमेरिका भारत के साथ नहीं है, और जब अमेरिका भारत के साथ नहीं है तो चीन का पश्चिमी मोर्चा सिक्योर्ड है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे चीन का हौसला बढ़ रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम शांत रहेंगे और चीन अपने आप बदलेगा, चीन नहीं बदलेगा, क्योंकि अगले 10 सालों में चीन 2 बड़े युद्ध करेगा, ताइवान के लिए, अरुणाचल प्रदेश। और अगर चीन ये दोनों युद्ध जीत गया, चीन की स्टैंडिंग 10 साल में, तो एक बार फिर दिखाता है कि चीन की जो ताकत है वो बहुत बढ़ रही है, और अमेरिका जैसा महाशक्ति भी अब चीन के सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में आज की तारीख में जय जी 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी 64, जिसमें से चीन 57 में आ गया और बाकी 7 में अमेरिका आ गया। उसके बिटवीन द लाइंस रीड करना पड़ता है। BRI मैंने बुक में भी एक्सप्लेन किया है। BRI दिखने को है जी ये अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका एक छुपा हुआ मकसद है, वो है मिलिट्री बेसिस बनाना, ताकि युद्ध के समय वो जगहें सेना के काम आ सकें। बहुत कम मेन स्ट्रीम चैनल्स भी हैं जो चीन को खतरे के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में बड़ा मजा आता है उनको, क्योंकि चुनावी फायदा भी होता है, TRP बढ़ती है। असला खतरा तो चीन है, असली खतरा तो चीन है। चाइना ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया है जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे। राइट, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो है। राइट, और 4 जुलाई को पेमा खंडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि चीन पानी का बम इस्तेमाल करेगा और अरुणाचल प्रदेश पे बहुत दिक्कत आएगी। अब जो मैंने किताब में लिखा, आपके प्रीवियस शो पे कहा 6 डोमेन्स का था मैंने लड़ाई का, अब चाइना 7th डोमेन भी लाया है भारत के खिलाफ, वो है पानी। क्योंकि अब हमें सिनेरियो समझना होगा, जब ये 2 फ्रंट वॉर होगी, और ये 2 फ्रंट वॉर 2030 के बाद कभी भी हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि 2030 में मेडॉक डैम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो ये सिनेरियो जो उभर के आ रहा है कि 2030 के बाद चाइना पाकिस्तान कभी भी 2 फ्रंट वॉर करेंगे, और उसमें साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस डोमेन्स पे तो पहला वार शुरू होगा, साथ में पानी रिलीज होगा मेडॉक डैम से। सिर्फ 48 से 72 घंटे चाहिए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ लाने के लिए। अब आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो रहा है, स्पेस वॉरफेयर हो रहा है। इसमें जो हमारे देश की सेना होगी, उससे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? देश को बचाना, अरुणाचल प्रदेश में फ्लड रिलीफ करना। ये बहुत एक समस्या वाली बात है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका की 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को महज 20 मिनट में बर्बाद कर सकती है। ये उनका रक्षा मंत्री कह रहा है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ये उनका रक्षा मंत्री। और उसी दिन यही बयान के साथ में पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका की जितनी वॉर गेम्स होती हैं जो बंद कमरे में सेनाएं करती हैं, डिस्कशंस करती हैं। पीट हेगसेथ ने कहा जितनी अमेरिका की वॉर गेम्स होती हैं उसमें अमेरिका हारता है, चीन जीतता है। एक रक्षा मंत्री का ऐसे बयान आना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। लेकिन चीन को हमेशा ये डर था अगर वो ताइवान के लिए युद्ध करेगा तो भारत उसके पश्चिमी मोर्चे पे युद्ध ना खोल दे। चीन 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। जो हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंट है वो चीन का वेस्टर्न फ्रंट है। करेक्ट, क्योंकि चीन की ईस्टर्न फ्रंट पे ताइवान है। तो हमेशा चीन को डर था कि भारत ने अगर वेस्टर्न फ्रंट पे मोर्चा खोल दिया तो चीन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है अमेरिका, रूस और चीन की। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार कड़वे बयान भारत की तरफ आ रहे हैं, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये बेसिकली चीन को अश्योरेंस है अब अमेरिका भारत के साथ नहीं है, और जब अमेरिका भारत के साथ नहीं है तो चीन का पश्चिमी मोर्चा सिक्योर्ड है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे चीन का हौसला बढ़ रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम शांत रहेंगे और चीन अपने आप बदलेगा, चीन नहीं बदलेगा। हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, हर मीटिंग में हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मैसेज नहीं जाता है। बोल दिया दुनिया को कि 2035 में दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं, जो ताकत है या जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, पूरी बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि अगले 10 सालों में चीन 2 बड़े युद्ध करेगा, ताइवान के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर चीन ये दोनों युद्ध जीत गया, चीन की स्टैंडिंग 10 साल में अमेरिका से भी ऊपर हो जाएगी। तो ये जो SCO समिट है,
और ये जो उन्होंने 10 साल का डेवलपमेंट प्लान दिया ऑफिशियली, क्योंकि चीन सैनिक तौर पे कुछ नहीं कहता है, उसके बिटवीन द लाइंस रीड करना पड़ता है। BRI मैंने बुक में भी एक्सप्लेन किया है। BRI दिखने को है जी ये अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका एक छुपा हुआ मकसद है, वो है मिलिट्री बेसिस बनाना, ताकि युद्ध के समय वो जगहें सेना के काम आ सकें। तो पहली बात तो ये SCO समिट से चीन ने क्लियर कर दिया कि 10 साल में वो सब कुछ बदल देगा। और जब मैंने बताया 10 साल में 2 बड़े युद्ध होने, ताइवान के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, 2 फ्रंट वॉर जो हम बात करते हैं। तो एक बार फिर दिखाता है कि चीन की जो ताकत है वो बहुत बढ़ रही है, और अमेरिका जैसा महाशक्ति भी अब चीन के सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हम फोटो की बात कर रहे थे, ये सर एक टेम्परेरी फोटो है। चीन नहीं बदल सकता है। चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं, आप उनको कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं बदलेंगे। उनके सैनिक लक्ष्य क्लियर हैं, पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर, चीन के लिए ताइवान और अरुणाचल प्रदेश। तो इस फोटो को सिर्फ फेस वैल्यू पे है, फोटो ऑप्स के लिए। चीन बदलेगा नहीं भारत की तरफ। राइट, बट इसका इम्पैक्ट यूएस पे तो हुआ होगा, और हमारे जो रिलेशंस है उनके साथ उस पर। आप देखिए, चीन ने 2007 में उनके पास बुलेट ट्रेन नहीं थी, उन्होंने सोचा हमें बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। 10 साल के अंदर 2017 में वो देश हो गया जो सबसे ज़्यादा बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल है। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन को कितना साल हो गया? करेक्ट, आप गिनती कर लीजिए। उन्होंने 10 साल में 0 से नंबर 1 पे आ गए। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बहुत अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक गलती, कैरियर खत्म, और गलती थोड़ी बड़ी हुई, विल बी डिसमिस्ड। एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप चीन के किसी शहर में उसके मेयर से मिलो और अपना बिजनेस प्लान प्रपोज करो, अगर वो मेयर आपके बिजनेस प्लान से कन्विंस हो गया, 48 घंटे के अंदर वो आपको जमीन भी दिलवाएगा, आपको लोन या ऋण भी दिलवाएगा, और 48 घंटे खत्म होने से पहले आपको आके नेम प्लेट गिफ्ट करेगा जिसमें आपकी कंपनी का नाम होगा, जो अपने ऑफिस या फैक्ट्री के बाहर लगा सकते हो। 48 आवर्स ओनली। आप यहां देख लीजिए। मैंने शुरू में कहा चीन मेरा दुश्मन देश है, हमारा दुश्मन देश है, लेकिन आपको उससे भी कुछ सीखना होगा। और ये चीज एक ही पॉइंट पे बॉयल डाउन करती है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉमन है, दुनिया कहती है चीन ने तरक्की की, वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। मान लिया एक ही पॉलिटिकल पार्टी के फायदे हैं, लेकिन क्या हर वो देश जहां एक पॉलिटिकल पार्टी है वो सुपर पावर बन गया? नहीं। हमारे पास 5 साल का समय है, 2025 से 2030 तक, जब तक वो मेडॉक डैम नहीं बनेगा। इन 5 साल में हमने टाइगर की तरह का छलांग मार ली तो हम 2 फ्रंट वॉर जीत जाएंगे। अन्यथा जो जनरल नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेनाध्यक्ष, उन्होंने 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। हमारे पास 5 साल का समय है। अगर हमने वो ग्रेट इंडियन टाइगर लीप कर ली तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो। अन्यथा जनरल नरावने की बातों को हमें याद रखना है। तो वी हैव 5 years नाउ। वो इतने रियलिस्टिक लगते नहीं है, और ना ही ऐसा लगता है कि चाइना डिसएंगेज करना चाहेगा। व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ दिस? माय रीडिंग इज वेरी क्लियर जयेश जी, चाइना कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में। चाइना सिर्फ टाइम बाय कर रहा है। किस चीज़ के लिए? 2030 तक, जब मेडॉक डैम बनेगा। जब हमने धारा 370 हटाई 5 अगस्त को, तो 9-10 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का विदेश मंत्री था, वो चीन गया। 9-10 अगस्त 2019 को चीन में रहा, चीन के सारे बड़े नेताओं से मिला। चीन ने उसको बोला अभी तू शांत रहे, पाकिस्तान शांत रहे, अपने अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे मुद्दे उठाते रहो, हम करेंगे जब वक्त आएगा कुछ। और वापस आ गए इस आश्वासन के साथ कि चीन कुछ करेगा। अगले दिन 11 अगस्त 2019 को हमारे विदेश मंत्री गए डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने चीन के लोगों को समझाया, चीन के नेताओं को समझाया कि हमें धारा 370 क्यों हटानी पड़ी, क्योंकि ये वहाँ पे विकास में बाधा करी। और ये बात सही है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने निजी एक्सपीरियंस। चीनी नेताओं ने सुना, लेकिन वो मन तो उन्होंने 2 दिन पहले ही बना लिया था कि हमने करना है जो पाकिस्तान चाहेगा। तो हमारे विदेश मंत्री वापस आ गए, और चीन ने अपनी सेना को बोल दिया कि जैसी बर्फ पिघलती है ईस्टर्न लद्दाख में कार्रवाई करो। अगले साल अप्रैल में जब बर्फ पिघली, उसके बाद जो तनाव शुरू हुआ, हम जानते हैं गलवान वैली और ये सब हुआ। और उसके बाद जैसी बर्फ पिघली,
गलवान वैली वाला हुआ, ईस्टर्न लद्दाख, वो तो शांति आज तक चीज़ें नॉर्मल हुई नहीं। तो जो हमारे सेनाध्यक्ष का बयान है बिल्कुल सही है कि उस लेवल पे जाना चाहिए, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि अब वो वेट करें 2030 के मेडॉक डैम के निर्माण खत्म होने के लिए। उसके बाद ये दोनों टू फ्रंट वॉर करेंगे, जब पहला वार पाकिस्तान करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और चीन समर्थन के लिए अरुणाचल प्रदेश में अटैक करेगा। और पाकिस्तान क्या मुद्दा उठाएगा आक्रमण करने के लिए जम्मू कश्मीर में, कि क्योंकि वहाँ पे अस्थिरता अशांति है, लोग नाखुश हैं, इसलिए मेरे को हमला करना पड़ा। ये इनका प्लान है। चीन अपनी सेनाओं को वापस लेगा अप्रैल 2020 से पहले वाली से नहीं करेगा। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। एक मेडॉक डैम जो बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने बताया, राइट, वो पानी रिलीज होगा, हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। 2030 तक का आपने कहा कि हमारे पास में टाइम है। 2030 तक भारत को ऐसे क्या स्टेप्स लेने होंगे कि हम इससे डील कर पाए? बिकॉज जब हम देखते हैं कि इंडस ट्रीटी की भी अगर हम बात करें, अब तो हमने उसे कहा है कि अबेंस में है, बट स्टिल हम पाकिस्तान के साथ में फ्लड डेटा तो एटलीस्ट शेयर कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट चाइना हमारे साथ में किसी तरह का डेटा शेयर नहीं करता। तो हाउ डू वी डील विद दिस प्रॉब्लम? इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, SUMP, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक डैम का हमने सोचा था जो कि इसका काउंटर होना था। 21 मई को इस साल हमारे इंजीनियर्स वहाँ गए डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, SUMP का, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने उनको भगा दिया, उनके बुलडोजर तोड़ दिए, उनको भगा दिया। तो एक तो जो हमारा डैम बनना था वो टेक ऑफ ही नहीं हुआ। तो मैं जगह जगह पे कहता हूँ किताब में, लेकिन हमें अगले कुछ सालों तक रक्षा बजट 3% से ऊपर करना होगा। हमें देश सेनाओं को पैसा चाहिए। दुनिया में आज की तारीख में जय जी 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, 64, जिसमें से चीन 57 में आ गया और बाकी 7 में अमेरिका आ गया। तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए हमें पैसा चाहिए, हथियारों के लिए पैसा चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पैसा चाहिए। तो हमारे रक्षा बजट को इंक्रीज करना बहुत जरूरी हो, अन्यथा हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। तो हमें डिफेंस बजट इंक्रीज करना होगा एटलीस्ट 3% पर ईयर। हमें अरुणाचल में डैम बनाने होंगे जो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएं। ये नहीं कि आज प्लानिंग हो, अगले साल ठेका हो, फिर कोई कोर्ट चला जाए, वो स्टे ले आए, 25 साल तक डैम ही ना टेक ऑफ करे। हमें वॉर फुटिंग पे काम करना होगा। बट रियलिस्टिकली आपको लगता है ये हो पाएगा इंडिया में? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई डिसाइड करे होना है, हो सकता है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मेरे को अभी भी उम्मीद है कि होगा। लेकिन अगर आप पास से देखें तो थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, टेक ऑफ ही नहीं होते। करेक्ट। तो देखिए, अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ गई है। अब तो जैसे मैंने बताया, डिप्टी चीफ ने बोल दिया कि सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था। चीन ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो J-35 फाइटर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देगा, PL-21 देगा। कहने का मतलब है कि वो तो दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं। चीन का चाहे साइबर हो, चाहे कुछ भी, उसके बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं पहले। सारे जानते हैं कितना आगे है स्पेस में, उसमें कितना आगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है? हमारा 5 साल का समय। 5 साल में एक होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए होगा। करेक्ट। अगर हमने कर लिया तो हमारे लिए टू फ्रंट वॉर निपटनी आसान होगी। नहीं किया, जनरल राव ने की 7 अगस्त 2023 का जो लेख है वो फिर पढ़ा जाएगा। हमें करना होगा जय जी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब जिन्होंने करना है, जो मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें करना होगा। अदरवाइज हमारे लिए बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत दिक्कतें। और आपने कहा कि 2030 तक का भारत के पास समय है चाइना से डील करने के लिए। वो डू यू थिंक कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो एक डेट के पास पहुंच रहे हैं जहां पे वील कॉल ऑल ऑफ दिस प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर? अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इनके पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। और उनकी बात बिल्कुल सही होती हुई दिख रही है। जिस तरह से रूस अब नाटो देशों के अंदर ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए हैं, चीन का आक्रमण तो हम ताइवान के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ उत्तर कोरिया भी अब बड़ा शेर बब्बर शेर हो रहा है, ईरान ने जिस तरह से इजराइल पे जो काउंटर अटैक किया, 1/3 इजराइल की राजधानी टेल अवीव को बर्बाद कर दिया। ये तो वेस्टर्न मीडिया ने दिखाया नहीं।
इजराइल पे जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया, ईरान के ज़्यादा नागरिक मरे, लेकिन जो नुकसान ईरान ने इजराइल को पहुंचाया, नेतन्याहू के पास कोई चारा नहीं बचा था बजाय अमेरिका के पास भाग के जाने के। और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं सिर्फ रिसर्च तथ्यों पे बोलता हूँ, मैं कोई जिंग्विस्टिक या कोई ऐसे नहीं बोलता भड़काने के लिए। मैं बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बोलता हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसको कोई भी गूगल करके चेक कर सकता है। बहुत कम मेन स्ट्रीम चैनल्स भी हैं जो चीन को खतरे के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में बड़ा मजा आता है उनको, क्योंकि चुनावी फायदा भी होता है, टीआरपी बढ़ती है। असला खतरा तो चीन है, असली खतरा तो चीन है।